हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, मौज मस्ती कम कर रहे होंगे और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, फैक्चुअल डेटा अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। फिर चाहे वो WPT का हो, IPT का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो, पॉलिटिकल थ्योरी का हो, IR की क्रोनोलॉजी आपको, ठीक है, सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। ये मैं मान करके क्या चल रहा हूँ बच्चों, चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा है, आप सभी विद्यार्थियों पर, मेरे प्यारे बच्चों पर, ठीक है। और आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल दगेबाजी नहीं कर रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैं पूर्णतः आपके साथ हूँ, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपना कह सकते हैं अप्रोचेस स्टार्ट किया था। आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोचेस को पूरा ख़त्म करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। पिछली क्लास में हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, क्या फीचर्स हैं उसको पढ़ा हमने। फिर अप्रोचेस क्या होते हैं, यानी एक ऐसा टूल जिसके थ्रू क्या किया जाता है, आपका जो कह सकते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसको जो है एक तरीके से कंपेयर करने का एक टूल होता है। इसको हम लोगों ने क्या किया, अच्छे तरीके से जाना। फिर हमने आपको बताया कि दो तरीके के आपके अप्रोचेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। यानी वर्ल्ड वॉर 2 तक आप देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच रहा था, यानी परंपरागत दृष्टिकोण। उसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि बहुत सारे देश क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, डीकोलोनाइजेशन होता है, उसकी वजह से आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का क्या होता है बच्चों, उदय होता है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि अप्रोच में चेंज करने की ज़रूरत आती है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी वो और भी ज़्यादा क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी, और भी ज़्यादा उसमें जटिलताएं थी, कल्चर में, वे ऑफ लिविंग में, हर एक चीज़ें क्या थी बच्चा, अलग थी। तो आप देखेंगे कि एक कह सकते हैं नए अप्रोचेस की ज़रूरत थी, जो कि मॉडर्न अप्रोच के डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ बच्चा, शुरू हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि भैया सिस्टम अप्रोच पढ़ने के पहले हमने बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म के बारे में कुछ चीज़ें जानी। उसके बाद हमने सिस्टम अप्रोच यानी इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने देखा, उसके बाद आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि भैया ये क्या है, ये एक तरीके से यूरोसेंट्रिक है। यानी आप कह सकते हैं कि भैया ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वहाँ के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो मान लीजिए नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं, मैंने आपको रिजीम भी पढ़ाया है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गई, ठीक है, अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए तो अप्रोच बिल्कुल क्या था, आप देखेंगे बिल्कुल जो है मान्य नहीं रखता था, ठीक है। तो इस बात पर आप देखेंगे कि ये क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल पूरी तरीके से इसको डिनाई कर दिया गया। तो नया अप्रोच एक बन करके सामने आता है, वो कौन सा है, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है आपके आलमंड का, ठीक है। वो क्या कहते हैं भैया, वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी ये शिकायत थी कि भैया जो रिजीम्स हैं उसको नहीं ध्यान में रखा गया, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम रिजीम को छोड़ ही देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये इस तरीके से कंपेयर करते हैं जो कुछ बेसिक फंक्शंस क्या करता है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म करता है। वो क्या कहते हैं बच्चा, आपके आलमंड क्या कहते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। वो बेसिक फंक्शंस क्या है बच्चों, रूल मेकिंग का, ठीक है, रूल एग्जीक्यूशन का और रूल एडजुडिकेशन का। यानी कुछ नियम कानून तो जरूर बनाते हैं, उसका फॉलो भी करवाते हैं, और अगर उसका कोई दुरुपयोग करे तो उसको सजा देने का भी काम करते हैं। यानी हर जगह पर होता है। तो इसके आधार पर आप देखेंगे कि आपके जो आलमंड हैं, गैब्रियल आलमंड, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया। उसी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने का यहाँ पर अभी अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे इन्होंने 4 इनपुट, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, फैक्चुअल बातें हैं बच्चों, कि जो आपके गैब्रियल आलमंड हैं उन्होंने 4 तरीके के इनपुट की बात की है और 3 तरीके के आउटपुट की बात की है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, गैब्रियल आलमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। यानी जो गैब्रियल आलमंड है उनका जो आपका संरचनात्मक और जो कार्यात्मक जो दृष्टिकोण है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ने का जो है ट्राई करेंगे, ठीक है। गैब्रियल आलमंड ने एक आर्टिकल लिखा 1956 में,
जिसमें उन्होंने क्या कहा कि इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट विच कवर्स ऑल ऑफ द पैटर्न एक्शन रेलिवेंट टू द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। उसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रणाली का विकास होना चाहिए जो कैसा हो, समावेशी हो, यानी हर तरीके की जो विचारधारा है, हर तरीके की जो थॉट प्रोसेस है, हर तरीके का जो कल्चर है, हर तरीके की जो गवर्नमेंटल रिजीम है, उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा अप्रोच देने की इन्होंने बात की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा बच्चों, फॉर हिम सिस्टम वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेस बिकॉज सिस्टम इम्प्लाइड टोटलिटी। उन्होंने क्या कहा भैया कि प्रणाली प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रणाली का तात्पर्य समग्रता से है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा बच्चों कि जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस से। वो क्या कहते हैं भैया कि कौन से प्रोसेस के थ्रू कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कौन सा प्रोसेस अपनाया जा रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव कर रही है। यानी किसी भी प्रोसेस के थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, इट डजेंट मैटर वो डेमोक्रेटिक तरीका है, टोटलिटेरियन तरीका है, ऑथोरिटेरियन तरीका है, डजेंट मैटर। उसका जो है आप देखेंगे कि सिस्टम यानी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से कार्य कर रही है बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ पर तुरंत अच्छे तरीके से क्या करना है, आप देखेंगे 2 बुक्स हैं। ठीक है, आलमंड की 2 बुक्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुरंत लिख लीजिए और याद कर लीजिए। कौन कौन सा है आपका, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया जो कि 1959 में आती है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच 1966। दोनों बुक्स आपको अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए बच्चों, याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यही पूरा है बच्चों स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है गैब्रियल आलमंड का, उन्होंने क्या कहा कि भैया शिकायत क्या हुई थी कि डेमोक्रेसी के लिए ही आपका सिस्टम अप्रोच ठीक था, वहाँ पर जो है इनपुट और आउटपुट की व्यवस्था ठीक थी। इन्होंने क्या कहा, ठीक है अब हम क्या करते हैं, सभी रिजीम के लिए कुछ कार्य कर देते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भैया सभी रिजीम जो होगा वो 3 काम जरूर करता है, रूल मेकिंग का, रूल एप्लीकेशन का और रूल एडजुडिकेशन का। इसके आधार पर क्या करूंगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पॉलिटिकल सिस्टम इनके में भी बीच में है। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है आपका, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। इनमें भी क्या है बच्चा, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, लोग, जो पीपल वहां पर रह रहे हैं, जो आप देखेंगे, और जो है कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अदर जो भी आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस यानी गवर्नमेंट को छोड़ करके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आपके किसके पार्ट हैं, इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिए, रट लीजिए, जो बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है। सबसे पहले कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि जो 4 टाइप्स मैंने बताया आपको बच्चों कि 4 टाइप्स ऑफ इनपुट की बात करते हैं। कितने टाइप्स ऑफ, 4 इनपुट और 3 आउटपुट। याद कर लीजिए, तुरंत रख लीजिए कि आपके जो कह सकते हैं आलमंड हैं, उन्होंने बच्चों 4 तरीके की इनपुट की बात की है और 3 तरीके की आउटपुट। चारों इनपुट और तीनों आउटपुट याद होना चाहिए आपको, क्योंकि वो पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कौन सा इसमें से आपके आलमंड का इनपुट नहीं है। 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, आपको गलत वाला पहचानना रहेगा। तो पहले चारों आप याद रख लें। क्या है भैया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट पहला है। ठीक है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ठीक है बच्चों, ये चारों क्या है आपके इनपुट हैं, यानी राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। आप देखेंगे ये ब्याज नहीं होगा, इंटरेस्ट का एक मतलब ब्याज भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चा, रुचि है। रुचि एकत्रीकरण, राजनीतिक संस्कार और संचार और रुचि अभिव्यक्ति, ये 4 क्या है बच्चों आपके इनपुट के फंक्शंस हैं। और 4 आउटपुट कौन सा है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन, यानी नियम बनाना, नियम को जो है फॉलो करवाना और नियम अगर तोड़ा जा रहा है तो उस पर निर्णय देना। ये क्या है आपके 3 जो है आउटपुट हैं। अब हम चारों इनपुट को अच्छे तरीके से समझेंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है बच्चा कि पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना। सोशलाइजेशन, सोशलाइज करना,
कि राजनीति के बारे में जानकारी देना, राजनीति के बारे में समझ विकसित कराना। आप देखेंगे बच्चों कि जो राजनीति की समझ है वो हमारी घर से, हमारे परिवार से ही क्या होती है, विकसित होती है। फैमिली से, फिर हम जिन दोस्तों के बीच रहते हैं उनके साथ होती है, जहाँ कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर हमारी राजनीतिक सोच बनती है, फिर हम जहाँ काम करते हैं कलीग के साथ उनके साथ हमारी राजनीतिक सोच बनती है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलिटिक्स के बारे में आपकी जागरूकता है, जो जानते हैं आप, वो क्या है, आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। और रिक्रूटमेंट क्या है, जब आप राजनीति के बारे में जानेंगे तभी तो उसमें शामिल होंगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी रुचि बढ़ेगी तो आपका मन करेगा कि भैया क्या करें, आप पॉलिटिक्स में शामिल हो, तो वो क्या होगा, रिक्रूटमेंट का काम होगा बच्चों। तो आप देखेंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का काम कौन करता है भैया, फैमिली, फ्रेंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कॉलेज, नेबरहुड, ये सब कुछ क्या है, आपको राजनीति के बारे में बताने का कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरा हम समझेंगे बच्चों पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी राजनीतिक संचार। इसका काम कौन करता है, आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स की बातें कौन बता रहा होता है आपको, कौन समझाता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यानी पॉलिटिक्स की बातें आप तक कैसे पहुंचती हैं, आपके मीडिया से पहुंचती हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे अखबार हो, पत्रिकाएं हो, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, आपको जो पॉलिटिक्स की खबरें हैं वो आप तक पहुंचती हैं। तो यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा होता है समाज में, वो आपका मास मीडिया, जितने भी तरीके के मास मीडिया हैं, फिर चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो आपका अखबार हो, चाहे वो आपका पत्रिकाएं हो, ठीक है। तो एक हो गया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एक हो गया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तीसरी बात क्या है बच्चों, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इसको करने का काम कौन करता है, याद रख लीजिएगा बच्चों, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। सबसे पहले आपको समझना है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये क्या होता है, रुचि अभिव्यक्ति। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है बच्चों, ये काम करता है आपका इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप काम करता है, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स इसके काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वो उल्टा है, इसको क्या करोगे आप लोग, नहीं ध्यान दोगे, ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। आप देखेंगे कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम कौन करता है, इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है क्लास में अपने, कि समाज में जो मुद्दे हैं ना उनको उठाने का काम कौन करता है, जितने इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो एनजीओज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो समाज के मुद्दों को उठाते हैं। भैया सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे एनवायरनमेंट के मुद्दे हों, चाहे महिला से रिलेटेड मुद्दे हों, चाहे बच्चों से रिलेटेड मुद्दे हों, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हों, गरीबी, बेरोजगारी, जिनसे रिलेटेड मुद्दा उठाते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है भैया, कानून बनाने का कार्य करती है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है इसका काम कौन करता है बच्चों, इसका काम आपका इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप करते हैं, और उन इंटरेस्ट को जो समाज में उठाया गया है उनको एकत्र करने का काम कौन करता है भैया, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो सारी चीज़ें उठाई गई होती हैं, जो बातें उठाई गई हैं जिन पर कानून बनना है, उनको क्या करती हैं भैया, वो लेती हैं, उनसे रिलेटेड एजेंडा बनाती हैं, समाज में विचार उनके रिलेटेड पैदा करती हैं। उसके बाद उसको अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जब चुनाव लड़ने जाती हैं पार्टियां तो उसमें शामिल करती हैं। उसके बाद आप देखेंगे जब सरकार में आती हैं तो उस पर कार्य करने का जो है कह सकते हैं काम करती हैं। जैसे बीजेपी ने क्या किया, हमेशा से जो है आप देखेंगे कि समाज ने क्या किया, उठाया, जो नॉर्थन सोसाइटी थी उसने उठाया कि भैया 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। आप देखेंगे बीजेपी ने क्या किया, उसको एग्रीगेट किया, इशूज़ को अपने मैनिफेस्टो में डाला, हमेशा से डाला भैया राम मंदिर बने, 370 हटाएंगे हम जब पावर में आएंगे। जब पावर में आए उन्होंने 370 हटाया, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों से क्या हुआ, आपका राम मंदिर भी बनकर के क्या हुआ बच्चों, तैयार हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट में, ठीक है। आप देखेंगे भैया कि जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें डालती हैं उसको गवर्नमेंट में आने के बाद कार्य करने का जो है प्रयास करती हैं। तो आप देखेंगे 4 तरीके के इनपुट मैंने आपको समझाए कि कौन कौन इनपुट के लिए क्या जिम्मेदार है। अब जब ये इनपुट जो हैं समाज के, ये जब सिस्टम में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, तो 3 तरीके के जो है आउटपुट निकल करके आते हैं, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन। रूल मेकिंग का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है।
और एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूटिव और एडजुडिकेशन का काम जुडिशरी। यानी आप देखेंगे कि जो आपके 3 आउटपुट हैं आलमंड के वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी ये 3 ऑर्गन्स देने का काम कौन करता है? आपके आलमंड कहते हैं भैया ये 3 ऑर्गन्स क्या हैं? हर एक जगह पर जरूरी हैं। आप देखेंगे जब ये कहते हैं कि ये 3 ऑर्गन्स हर एक जगह पर जरूरी हैं, तो इनके कहने का मतलब क्या था कि चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे आपका कोई और रिजीम हो, हर जगह पर क्या होता है भैया? लेजिस्लेचर होता है जो कुछ कानून बनाता है। भले ही वो लेजिस्लेचर चुना गया हो, लोगों द्वारा ना चुना गया हो, कुछ लोग तो कानून बनाते होंगे ना, उसको कुछ लोग एग्जीक्यूट करवाते होंगे, कुछ लोग जो गलती करते हैं समाज में तो उसको जो है कह सकते हैं सजा देने का भी काम करते होंगे। तो यानी पूरा ओवरऑल आप देखेंगे कि इनपुट 4 इनपुट और 3 आउटपुट आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि ये वो वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, नॉर्म्स हैं जो क्या है बच्चा? टुवर्ड्स द सिस्टम है। यानी कम्युनिटी जो समाज है वो उसके क्या वैल्यूज हैं, वो आप देखेंगे कि भैया पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखता है, किन मूल्यों पर, किन विश्वासों पर, मानदंडों पर विकसित करने की बात करता है। आप देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं? जो व्यक्ति है वो किस तरीके से एटीट्यूड, ओपिनियन, ओरिएंटेशन डेवलप करता है पॉलिटिकल फेनोमेना की तरफ, यही क्या है? आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। और अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल कल्चर भी क्या है? इसी से मिलता जुलता है, जो कहता है कि लोगों की सोच क्या है सिस्टम के प्रति। ठीक है, इसको मैंने आपको समझाया था पहले ही। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम कौन करता है बच्चों? मैंने बताया आपको प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप ये सब काम करते हैं। जो मुद्दे हैं उनको उठाने का क्या है? ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं दे रेजेस द utmost issues of the society। यानी क्या याद रखना है बच्चों कि ये क्या करते हैं? ये उन मुद्दों को उठाने का काम करते हैं जो समाज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, आपके प्रेशर ग्रुप वगैरह। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि भैया एजेंडा बनाने का काम और जो इश्यूज उठाए गए हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में डाल करके जो है बाद में उस पर कानून बनाने का काम आपका ये करती हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आपका मीडिया करता है। ठीक है, इसको भी मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलें तो आप देखेंगे 3 तरीके के आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। रूल मेकिंग जो कि लेजिस्लेचर का काम है, रूल एप्लीकेशन जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है, और रूल एडजुडिकेशन जो कि आपके जुडिशरी का काम है। यानी नियम का निर्माण करना आपकी विधायिका का काम है, नियम को अच्छे तरीके से पालन करवाना कार्यपालिका का काम है, और नियम अगर खिलाफ कोई जा रहा है तो उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का है। तो आप देखेंगे बच्चों ये क्या था? आपका जो है कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच था, जिसमें आपको याद क्या रखना है? गैब्रियल आलमंड की दोनों बुक्स, 4 इनपुट 3 आउटपुट, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी याद रखेंगे आप तो वो फर्जी होगा। आपको ये याद रखना है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप करते हैं। इंटरेस्ट सेग्रीगेशन या एग्रीगेशन का काम कौन करता है? आपके पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ठीक है, बाकी सब आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, एक नया अप्रोच फिर आता है, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच भी फेल हो जाता है और एक नया अप्रोच आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, ये कैसा अप्रोच है? बिहेवियरल अप्रोच है, व्यवहार को समझने की बात होती है इसमें भी, यानी साइंटिफिक अप्रोच है एक। ठीक है, किस लिए आता है बच्चों? डेवलपिंग जो एरियाज है उनकी स्टडी करने के लिए। और इसके सबसे मेन प्रोपोनेंट कौन है बच्चों? लुसियन पाई। अगर कभी पूछा जाए कि भैया पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच किसने दिया है, तो इन्हीं व्यक्ति का नाम आप टिक करके आइएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच आपके लुसियन पाई ने दिया है। इनके अनुसार क्या है बच्चों? लुसियन पाई ने क्या किया है? पैरामीटर्स दिया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। ये क्या कहते हैं कि भैया हम देशों को किसके उस पर मापेंगे कि उनका राजनीतिक विकास कितना हुआ है। अब राजनीतिक विकास से क्या तात्पर्य है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ये भी इन्होंने क्या किया है? बाकायदा दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, ये क्या कहते हैं बच्चा कि वी कैन कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट। यानी किस देश का कितना विकास हुआ है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं? हम देशों को माप सकते हैं। लेकिन अब आप विकास सुनने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आता होगा कि सर आर्थिक विकास की बात कर रहे होंगे। तो नहीं बच्चों, आर्थिक विकास की बात यहाँ पर नहीं हो रही, बल्कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखिएगा आप,
कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान से समझिए, लोकतंत्र का कितना विकास हुआ है, समाज में लोगों के पास कितनी लिबर्टी है, कितनी इक्वलिटी है, कितनी जो है फ्रेटर्निटी के साथ वो रह पा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सारी चीजें समाज में मापी जाएंगी, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज कितनी है समाज में, इसको आप देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट में मापा जाता है। यानी कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री कितनी कम डेमोक्रेटिक है, इसके आधार पर क्या होता है, मापन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको तुरंत दिमाग में आपको क्लिक किया होगा कि ये भी अप्रोच क्या किया जाएगा, बाद में कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मार्क्सिस्ट वाले तो इसको छोड़ेंगे नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है ये अप्रोच। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 पैरामीटर्स दिए हैं आपके लुसियन पाई ने। उन्होंने 3 पैरामीटर्स दिए हैं चेक करने के लिए कि किस देश में कितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसको जांचने के लिए 3 पैरामीटर्स दिए हैं और ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट गिवन बाय लुसियन पाई, कि लुसियन पाई के द्वारा दिया गया राजनीतिक विकास के 3 मापदंड कौन कौन से हैं, वो आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। ECD से याद रखिए, ECD यानी ECD से अगर आप याद रखेंगे, इक्वलिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन, ये 3 क्या है आपके पैरामीटर्स हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। यानी पहला क्या है, इक्वलिटी, कि भैया इक्वलिटी मींस इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इक्वलिटी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्या देखा जाता है बच्चों कि क्या सभी लोगों को इक्वलिटी है, क्या सभी को समानता है, सभी को समान अवसर है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें, क्या सभी को राइट टू वोट दिया गया है, क्या सभी जो चाहें वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, यानी किसी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर भैया पॉलिटिकल राइट से रोका तो नहीं जा रहा है, इसको क्या है बच्चा देखा जाता है। यानी इक्वलिटी किसके बारे में बात होता है, इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल की इक्वलिटी की बात होती है कि क्या इंडिविजुअल जो है वो समान है कि नहीं पॉलिटिकल राइट्स में। और कैपेसिटी किसकी देखी जाती है बच्चा, कैपेसिटी गवर्नमेंट की देखी जाती है कि क्या भैया गवर्नमेंट के पास कितनी क्षमता है कि वो अपने लॉज को, जो वो लॉज बना रही है उसको अच्छे तरीके से लागू करवा पा रही है या नहीं लागू करवा पा रही है। ये क्या होता है, आपका क्षमता होता है। गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने बनाए हुए लॉस को जो है कह सकते हैं कि लागू करवा सके। जैसे गुन्नार में डाल कर मैंने आपको स्टेट पढ़ा रहे तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सॉफ्ट स्टेट का। गुन्नार में डाल क्या कहते हैं कि भैया इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो क्षमता है वो रूल तो बनवा लेता है अच्छे अच्छे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करवा पाता है। तो भैया ये क्या देखेंगे बच्चों आप, ये कैपेसिटी में क्या है, इंडिया वीक है। यानी अगर कोई देश अपने लॉज को अच्छे तरीके से लागू नहीं करवा पा रहा है तो वो कैपेसिटी वाले पैरामीटर पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी कार्यात्मक विशेषज्ञता। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्रीज ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगी, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो गई होंगी, वो क्या करेंगे बच्चा, उनका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। यानी अलग अलग एजेंसियां क्या होंगी, अलग अलग कार्य कर रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक ही एजेंसी के ऊपर बहुत भार है कि टीचर हैं वो पढ़ाएंगे भी और मतदान में जो है उनकी ड्यूटी भी लगेगी। ठीक है, एक सेपरेट कितनी बॉडीज है, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, कैग है, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। तो क्या इस तरीके का फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है या नहीं है, तो इंडिया में देखेंगे आप मिक्स्ड है। इंडिया में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है भी और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि एक ही जो व्यवसाय के लोग हैं वो कई सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो यानी आप देखेंगे कि ये 3 पैरामीटर्स हैं जिस पर देशों को मापने की बात लुसियन पाई करते हैं कि लोगों के पास इक्वलिटी कितना है, कंट्री की कैपेसिटी कितनी है गवर्नमेंट की, और उस देश में डिफरेंशिएशन कितना है यानी विभेदीकरण कितना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सैमुअल पी हंटिंगटन में भी क्या दिया है बच्चा, पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट दिया है। इसी में ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि भैया जो आपके सैमुअल पी हंटिंगटन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है बच्चों, सैमुअल पी हंटिंगटन, हंटिंगटन का नाम यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। और सबसे पहले आपको याद आना चाहिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसका है, आपके सैमुअल पी हंटिंगटन का है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, पॉलिटिकल डीके है। ये क्या कहते हैं भैया, जब आपका जो कह सकते हैं कि भैया
क्या है पॉलिटिकल डीके? ये कहते हैं कि भैया जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आपका जो पार्ट है, यानी आपका पॉलिटिकल जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काफ़ी डेवलप हो जाए, लेकिन इकोनॉमी आपकी ट्रेडिशनल ही रह जाए, परंपरागत तरीके से ही आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चल रही हो, तो उसको पॉलिटिकल डीके कहते हैं। ठीक है। और FW रिक्स ने भी क्या दिया है बच्चा? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ट्रैप, डेवलपमेंटल ट्रैप। तो आपको FW रिक्स को भी याद रखना है। FW रिक्स इन्होंने क्या दिया है? डेवलपमेंटल ट्रैप का कॉन्सेप्ट दिया है। ये दोनों बात आपको अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। डेवलपमेंटल ट्रैप का कॉन्सेप्ट क्या दिया है? इन्होंने दिया हुआ है। यानी आप देखेंगे, ठीक है, कि आपके हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय की बात की है और FW रिक्स ने विकास जाल की अवधारणा क्या किया है? आपकी दिया हुआ है। दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अप्रोच कौन सा है बच्चों? आपका पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। अब ये कौन सा अप्रोच है बच्चा? ये इकोनॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। अभी तक हमने किसकी बात की? जो है डेमोक्रेसी की बात की, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। आपके लुसियन पाई को जो और देश थे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। उन्होंने कहा ये क्या फालतू का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो कि डेमोक्रेसी जहां पर होगी वही अच्छा देश माना जाएगा। मतलब हम बेवकूफ़ हैं, हमारे अंदर पास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चाइना आ गया, रसिया आ गया कि हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तुम बता रहे हो कि डेमोक्रेसी होगा तभी डेवलपमेंट होगा। तब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक नया अप्रोच मॉडर्न टाइम में आता है जिसको लेकर के आते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन और एडवर्ड सिल्स। ये क्या कहते हैं भैया? चलिए ऐसा करते हैं कि हम जो है डेमोक्रेसी को छोड़ देते हैं। हम किसकी बात करते हैं भैया? हम बात करते हैं आपके इकोनॉमी की, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अब हम देख लेते हैं कि किस देश में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। यानी जिस देश में जितना आर्थिक विकास हुआ होगा उतना ही उस देश को हम क्या मानेंगे भैया? डेवलप्ड मानेंगे। यानी आप देखेंगे कि इकोनॉमिक मॉडल क्या किया गया? आपका लाया गया। ठीक है। आप देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच वाज सीन एज बायस्ड। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच था उसको पक्षपातपूर्ण माना गया कि भैया ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ झुका हुआ है, यानी पैरोकियल है, यूरोसेंट्रिक है। तब क्या किया गया? पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या कहा गया भैया? कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट फॉर चाइना रिक्वायर्स दैट चाइना शुड मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। चाइना का एग्जांपल देकर के क्रिटिसाइज किया गया कि भैया पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो अप्रोच है, राजनीतिक विकास का जो सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि अगर चीन को डेवलप होना है तो उसको लोकतंत्र की ओर बढ़ना होगा। लेकिन आप देखेंगे हेंस मार्क्सिस्ट चैलेंज दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल इज बायस्ड। Hence, scholars invented a new parameter for comparison. This new parameter is modernization. यानी कौन कितना आधुनिकरण है, कौन कितना आधुनिक हो गया है, किसकी इकोनॉमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको क्या किया इन्होंने? पैरामीटर बनाया। यानी डेमोक्रेसी को छोड़ा और मॉडर्नाइजेशन को क्या किया? आधुनिकरण को लिया। और मॉडर्नाइजेशन क्या है बच्चों? मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये 4 कैटेगरीज आती हैं। यानी मॉडर्नाइजेशन क्या है? कब समझा जाएगा कोई देश आधुनिकरण की ओर बढ़ रहा है? जब ये 4 चीज़ें वहाँ पर हों। ये 4 चीज़ें अगर होंगी तभी हम मानेंगे कि वो देश मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकरण हो, अर्बनाइजेशन हो रहा हो यानी शहरीकरण हो, सेकुलराइजेशन हो यानी भैया धर्मनिरपेक्षीकरण हो, यानी किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व न दिया जा रहा हो, सभी धर्मों को समान देखा जाए, और रेशनलाइजेशन हो यानी भैया लोग क्या करें? बुद्धिमत्ता से क्या करें? सोचें। लोग अपने तर्कशील हों, तर्क का क्या हो? लोगों के अंदर डेवलपमेंट हो। अगर ये 4 चीज़ें हो रही हैं तभी क्या होगा भैया? उस कंट्री को माना जाएगा कि वो भैया डेवलप्ड है, नहीं तो उसको डेवलप्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया उसमें दिया गया। अब आप देखेंगे बच्चों कि इफ वी कंपेयर ऑन अबव पैरामीटर्स आइडियोलॉजिकल डायमेंशन लूजेज इंपॉर्टेंस। ठीक है। क्या कहता है भैया? जब हम इन पैरामीटर्स पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, शहरीकरण कितना है, रेशनलाइजेशन कितना है, सेकुलराइजेशन कितना है, जब इस पर हम मापने लगते हैं देशों को, तो जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, जो आप देखेंगे ये कि जो वैचारिकी है वो क्या करता है? अपना आयाम खो देता है। ठीक है। आप देखेंगे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ओवरलैप्स विद द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस। आप देखेंगे जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है वो जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस थी आपके डेनियल बेल की, उसके टाइम पर आता है। और डेनियल बेल भी यही कह रहे होते हैं भैया कि आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है बल्कि मॉडर्नाइजेशन का महत्व है। यानी कौन सी कंट्री कितना इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है वही कंट्री जो है ज़्यादा आगे जाएगी। ये जो अप्रोच था ये डेनियल बेल के अप्रोच से भी क्या करता है बच्चा? मैच खाता है। ठीक है। अब हंटिंगटन क्या कहते हैं बच्चों?
ये यहीं पर इस पर क्वेश्चन किया, फिर इसी कारण से क्या हो गया बच्चों, ये अप्रोच जो है फिर से चैलेंज किया गया और इसको नहीं माना गया। ये जो बात जो है आप देखेंगे, ये बात हंटिंगटन ने कह करके क्या किया, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। उन्होंने क्या कहा भैया कि व्हेन कंट्रीज गो फॉर मॉडर्नाइजेशन अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, कि भैया जब देश ठीक है आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हैं तो अंततः वे लोकतंत्र की ओर ही बढ़ते हैं। यही कह के इन्होंने क्या किया, पूरा बंटाधार कर दिया और इसी को मार्क्सिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने फिर से पकड़ लिया कि भैया ये कौन सी बात है, ये तो हिडन एजेंडा है आपका। यानी आप क्या चाहते हो, पहले आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच में डेमोक्रेसी को डायरेक्ट जो है सामने वाले दरवाजे से इंटर किया, अब आप पीछे वाले दरवाजे से डेमोक्रेसी को इंटर करवा रहे हो। यानी आप बाज नहीं आओगे, लोकतंत्र की बात किए आप बाज नहीं आओगे, यूरोसेंट्रिसिज्म आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। उन्होंने क्या कहा भैया कि जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है इसका हिडन एजेंडा क्या है, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट करना, कि भैया जब कोई देश मॉडर्नाइजेशन की ओर जाएगा तो वो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, इस बात पर क्या किया गया बच्चों, चाइना का एग्जाम्पल देकर के फिर से क्रिटिसाइज किया गया कि भैया अगर चाइना को डेवलप्ड होना था तो उसको डेमोक्रेसी होना चाहिए था, या फिर जब चाइना मॉडर्नाइज हो गया तो उसको डेमोक्रेसी हो जाना चाहिए था। थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई देश मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ेगा तो वो डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो चाइना तो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ। तो इसी बात पर ये पूरी थियरी क्या हो जाती है बच्चा, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इस थियरी को इसी बात पर माना नहीं जाता है। नेक्स्ट थियरी आपकी कौन सी आती है, अप्रोच कौन सा आता है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच। ये आपकी सोसाइटी के बारे में अध्ययन करने की बात करती है, सोसाइटी को साथ लेकर के जो है चलने की बात करती है। समाज क्या है वो आवश्यक है, हम समाज का अध्ययन करें, उसी समाज को जो है डेवलप माना जाएगा जहां पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच के भी फादर कौन है भैया, अरस्तु जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था आप देखेंगे अपनी थियरी ऑफ रेवोल्यूशन में, इन्होंने क्या किया था, वहां पर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स की क्या बात की थी बच्चा, जैसे इनइक्वलिटीज। इन्होंने क्या कहा था कि इनइक्वलिटीज आर द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। यानी भैया ये क्या कहते हैं कि समाज में अगर असमानता होगी, अगर समाज में असमानता होगी तो क्या होगा भैया, रेवोल्यूशन होगा, यानी क्रांति आएगी। यानी जो सामाजिक फैक्टर्स हैं उनको भी क्या किया था इन्होंने, पॉलिटिकल एरेना में या पॉलिटिक्स में शामिल किया था कि अगर भैया समाज में लोग बराबर नहीं रहे, लोगों के साथ भेदभाव हुआ, इनइक्वलिटी हुआ, तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी आप देखेंगे पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच के जो कह सकते हैं जनक कौन माने जाते हैं, आप देखेंगे वो अरस्तु माने जाते हैं। 4 मेन एरियाज हैं आपके पॉलिटिकल सोशोलॉजी के, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि भैया जो अरस्तु हैं वो क्या है भैया, उनको फादर ऑफ जो है पॉलिटिकल सोशोलॉजी माना जाता है। पॉलिटिकल सोशोलॉजी क्या कहता है, वो समाज के स्टडी की बात करता है। वो कहता है कि अगर समाज में जाति, धर्म, नस्ल, भेद, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वही समाज क्या होगा, अच्छा माना जाएगा, वही देश अच्छा माना जाएगा। ठीक है, द सोशियो पॉलिटिकल फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट, यानी आधुनिक राज्य का सामाजिक और राजनीतिक गठन कैसा है। ठीक है, हाउ सोशल इनइक्वलिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज कास्ट, क्लास, रिलीजन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। यहाँ पर क्या अध्ययन किया जाता है बच्चों कि कैसे जाति, वर्ग, धर्म, ये सब क्या करता है, राजनीति को प्रभावित करता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पॉलिटिकल सोशोलॉजी ही है, हम जाति, हमारे यहाँ का जाति, धर्म पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करता है। तो ये अप्रोच जो है यही देखने के लिए जो है आप देखेंगे आता है कि किस तरीके से जो जाति है, जो धर्म है, वो क्या करता है भैया, आप देखेंगे किस तरीके से जाति, धर्म ये क्या करता है, आपका जो है कह सकते हैं कि जो है इन्फ्लुएंस करता है आपके पॉलिटिक्स को। ठीक है, हाउ पब्लिक ओपिनियन, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट एंड ट्रेंड्स आउटसाइड फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट फॉर्मल पॉलिटिक्स। आप देखेंगे फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है बच्चों, ये गवर्नमेंट को कहा जाता है। जो फॉर्मल है वो गवर्नमेंट है, इनफॉर्मल क्या क्या है, लोगों के विचार क्या है, आइडियोलॉजी यानी लोक जनता की राय, विचारधारा, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन, ये कैसे राजनीति को, जो गवर्नमेंट है उसको प्रभावित करते हैं, ये भी इस अप्रोच में देखा जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैसे जाति, धर्म, लिंग, इसकी राजनीति जो है
पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, कैसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके सोशल मूवमेंट्स हैं, ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी मोटा मोटा आपको समझना है बच्चों, किस तरीके से जो समाज है, जो पूरी सोसाइटी है, वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। यही है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। ठीक है, इसी बात को आपको याद रखना है। बस यही क्या था, आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच था। नेक्स्ट अप्रोच आपका कौन सा है? पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ठीक है, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अब यहां पर क्या बात करेंगे बच्चों हम लोग, किस तरीके से जो इकोनॉमी है, किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है, वो पॉलिटिक्स को क्या करती है भैया, इन्फ्लुएंस करती है। यानी किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी है, वो आपस में दोनों क्या है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे दोनों का मेल मिलाप होता है, आप देखेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात इंडिया में जो है कौटिल्य करते हैं। बहुत पुराने समय पर अर्थशास्त्र उनका पॉलिटिकल इकोनॉमी पर ही बेस्ड है। आप देखेंगे एडम स्मिथ, रिकार्डो, ये सब किसकी बात करते हैं बच्चों, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, वो क्या था बच्चा, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करता है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट इज टू सिक्योर द मटेरियल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। यानी अर्थ अगर पॉलिटिक्स में अर्थ होगा तभी क्या होगा भैया, उसको, उस देश को अच्छा माना जाएगा। अगर कोई देश, कोई राजा अपने जो सब्जेक्ट हैं, अपने जो कह सकते हैं जो नागरिक हैं, उनको अर्थ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, यानी मटेरियल वेलबींग उनका प्रोवाइड अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। उसमें मटेरियल वेलबींग क्या था, लैंड था। अगर उनको भूमि प्रदान कर पा रहे हैं, लैंड प्रदान कर पा रहे हैं, तभी जानिए कि स्टेट अच्छा है। यानी इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम तु हिते हितम। कि भैया क्या होगा, अगर प्रजा प्रसन्न है तो क्या होगा, राजा भी प्रसन्न है और वो देश अच्छा माना जाएगा। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या कहता है कि अगर लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान व्यवसाय है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी हो रही हैं, तभी आप जानेंगे कि वो स्टेट अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, इन द वेस्ट, ईस्ट में तो आपका अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का, वेस्ट में आप देखेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी का ट्रेडिशन एडम स्मिथ से स्टार्ट होता है। एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, रख लीजिएगा। ठीक है, एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है भैया, वेल्थ ऑफ नेशन है, रख लीजिएगा अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोपाउंडर। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी सो द इंटरफेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। जो मैंने बताया बच्चों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र और राजनीति के इंटरफेस को, यानी मेल मिलाप को दर्शाती है। किस तरीके से पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जो आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो पॉलिटिक्स को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। किस तरीके से सरकार की बनाई हुई हर एक नीति, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती हैं। ये सारी बातें कहां पर आप सीखेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से जो आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं स्टेट को, और किस तरीके से स्टेट जो है वो आपके पॉलिटिकल, कह सकते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। ये सारी बातें आप देखेंगे कि भैया पॉलिटिकल इकोनॉमी में बताया जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या सीखने को मिलता है बच्चों, कि उसको स्टेट के बारे में, नेचर ऑफ स्टेट को तो पता ही चलता है। यानी भैया कि वेलफेयर स्टेट है, कैसा राज्य है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से क्या पता चलता है कि वो राज्य कैसा है, वेलफेयर स्टेट है यानी कल्याणकारी राज्य है, या अथॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है, लोगों के अधिकार के बारे में नहीं सोचता है। यानी राज्य कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, नेचर कैसा है, वो आप देखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था से समझ में आ जाता है। उसके अलावा कैसे क्या होता है बच्चों, सजेस्ट द टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी विच अ कंट्री कैन अडॉप्ट। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ये भी बताता है कि किस देश को कौन सी पब्लिक पॉलिसी का अप्रोच अपनाना चाहिए, यानी कौन कौन सा वो अप्रोच है जिसके थ्रू वो कार्य करे, जिससे कि उसका देश आगे प्रॉस्पर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के बहुत सारे स्कूल्स हैं, यानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। जैसे जो क्लासिकल अप्रोच रहा है, मैंने बताया आपको एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, डेविड रिकार्डो, जेरेमी बेंथम, ठीक है, जेरेमी बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये सारी चीजें क्या हैं आप देखेंगे क्लासिकल थिंकर्स माने जाते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, ये सब लिख लीजिए आप, कहीं पर लिख करके पेपर में
चिपका दीजिए, ठीक है। ये थिंकर इसमें बिलोंग करते हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, बेंथम। मार्क्सिस्ट अप्रोच कौन रिप्रेजेंट करता है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंजेल्स, रोजा लग्जमबर्ग। नियो मार्क्सिस्ट कौन है भैया? जो डिपेंडेंसी थियरी है, जैसे एजी फ्रैंक और समीर अमीन। अब और स्ट्रक्चरिस्ट कौन से हैं? हमजा अलवी, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बातें क्या करने वाला हूं, इनसे रिलेटेड फैक्चुअल बातें आपको कुछ बता दूं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे एजी फ्रैंक का क्या है बच्चा? एजी फ्रैंक का है डेवलपमेंट ऑफ, एजी फ्रैंक का क्या है बच्चों आपके? एजी फ्रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड, यानी डिपेंडेंसी थियरी देने का काम किसने किया है? आपके एजी फ्रैंक ने। यहीं पर आपको लिख लेना है, इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थियरी दिया है, ठीक है। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थियरी दिया है, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे समीर अमीन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? यूरोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी जो सारी चीजें हैं वो यूरोप को करके आपका जो वेस्टर्न है उसको दिमाग में रख के दिया जाता है। हमजा अलवी ने क्या किया है बच्चा? ओवर डेवलप्ड स्टेट की बात की है, ओवर डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। कहीं साइड में सब लिख लीजिएगा, ओवर डेवलप्ड स्टेट कभी आ गया तो आपको काम देगा। ओवर डेवलप्ड स्टेट हमजा अलवी, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एजी फ्रैंक, और आपका इमैनुअल वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थियरी, और आपके समीर अमीन का यूरोसेंट्रिसिज्म। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों कि इंडियन जो स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का यूज करते हैं, जैसे प्रणब वर्धन हो गए, अतुल कोहली, रोडोल्फ एंड रोडोल्फ, फ्रांसिस फ्रैंकल, गुनार मिडाल। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। अभी आपके पिछले 1-2 लेक्चर के पहले, तब मैंने आपको सारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उनको आपको बताया हुआ है, आप रट लेंगे, वो आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच इज दैट इट इज जस्ट फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, hence to be used in combination with other approaches। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है बच्चों? इसका डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि ये सिर्फ ओवर एम्फेसिस कर देता है इकोनॉमी पर, ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमी, यानी भैया अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ही ज्यादा ध्यान दे देता है। ये कहता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ही क्या है? वो आपके पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं, जो कि क्या है भैया? सही बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और दूसरे अप्रोचेस के साथ ही क्या होगा बच्चों? इसको पढ़ा जा सकता है। अब एट लास्ट हम एडवांटेजेस देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। तो अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कंपेयर करने का कि भैया अपनी गलतियां पता चलती हैं। जब आप कुएं में रहो तो आपको पता नहीं चलता है। जब आप टेस्ट देते हो बच्चों, आप कोई जो है यूट्यूब पर जा करके जब सभी आंसर कर रहे होते हैं वहां पर शामिल होते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो भैया जब तक आप दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे, दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से, दूसरे देशों से, तब तक आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स क्या है वो नहीं पता चलेंगी, क्या कमियां हैं, कैसे उनको सुधारना है, वो आपको नहीं पता चलेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? गेनिंग नॉलेज, कि भैया नॉलेज, ठीक है। पहली बात तो भैया नॉलेज बढ़ता है कि अगर हम जो है दूसरे देश के जो चीज़ें हैं उनको माइक्रो लेवल पर क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म लेवल पर जा करके हर एक देश की स्टडी करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि भैया गुड प्रैक्टिसेस को आप क्या करोगे? फॉलो करोगे, और अवॉइडिंग मिस्टेक्स, यानी अच्छी प्रथाओं का मूल्यांकन करना और गलतियों से बचने के लिए क्या है आप देखेंगे कि इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवॉइडिंग मिस्टेक, कि भैया जो आपके पास गलतियां हो रही हैं वो अगर आप इस अप्रोच को अपनाएंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेयर करेंगे चीज़ों को, तो आपको क्या होगा बच्चों? चीज़ें अच्छे तरीके से और समझ में आएंगी, आप और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्या कर पाएंगे? आप देखेंगे कि भैया आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में और बेहतरीन तरीके से सुधार कर पाएंगे, जो कमियां हैं उनको दूर कर पाएंगे। मान लीजिए आपने देखा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस तरीके से काम कर रही है, ये चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं, अगर हम उसको वहाँ से अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं,
मॉडिफाइड वर्जन में ही, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही, तो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। हमने देखा कि यूएसए की जुडिशरी इस तरीके से काम कर रही है, हमारे यहाँ थोड़ा ये कमियां हैं, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ ही परिवारों का शासन हो गया है जुडिशरी में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम कनाडा के फेडरलिज्म को अपना सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जब आपका संविधान बन रहा था तो बहुत सारे देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया गया बच्चों। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा कई सारे देशों का एकदम गहन यानी डिटेल्ड में अध्ययन किया गया, उसके बाद आपका संविधान तैयार किया गया। जो कहते हैं ना बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, कि भैया उधार लिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। हमने हर जगह की अच्छी चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, जाना है, और उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको क्या किया है, अपने जो है कह सकते हैं सिस्टम में अपनाया है। तो यानी भैया दूसरे देशों की अच्छी बातों को समझ करके अपने यहाँ लागू करना कोई गलत बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बच्चों, ठीक है। इसी लेक्चर के साथ यानी आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपको पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसी में आपको क्या करूंगा, 2 घंटे की क्लास होगी या फिर 1-1 घंटे की 2 क्लास होगी, उसमें आपका पब्लिक पॉलिसी पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। पब्लिक पॉलिसी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद आपका बचेगा सिर्फ वही जो 3 कह सकते हैं छोटे छोटे हैं, जिनमें से कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता है, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और आपका क्लाइमेट चेंज। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है अच्छे तरीके से, रिवीजन करते रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और ख्याल रखो अपना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, एग्जाम आने वाला है आपका, फैक्चुअल डेटा रखते रहो, सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करते रहो, ख्याल रखो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।